हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके बारे में स्टडी किया, कुछ न्यूमेरिकल्स बेस के ऊपर ले लिए। आज भी हम थोड़े से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके बाद डिस्पर्शन क्या होता है, मिराज कंसेप्ट क्या होता है, ये सब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रिज्म का कंसेप्ट, डिस्पर्शन, ये सब बातें आज हम देखेंगे। ओके, रेनबो का कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, refractive index of diamond is 2.42 and that of glass and that of glass is 1.5 then critical angle, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेट द critical angle for diamond glass surface, for diamond glass surface. ओके तो ऑप्शंस है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 38.3 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 58.3 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 31.8 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 49.2 डिग्री। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दे दिए है। अब देखो, अब हमारे पास क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला है साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1/म्यू, ये बेसिक फार्मूला है क्रिटिकल एंगल, ये बेसिक फार्मूला। अब इसको यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको दे दिया है, तो ये म्यू ईयर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, म्यू रेयरर मीडियम। अब इसमें से रेयरर और डेंसर, अब ये नहीं लिखूंगा, रेयरर और डेंसर तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। तो यहाँ पर डेंसर है ज्यादा कौन, डायमंड, और उससे कम डेंसर कौन है, ग्लास। तो ये फार्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। तो ये साइन थीटा सी जो है वो कितना आ जाएगा 0.619 के आसपास, या फिर उसको कैलकुलेट भी करते हैं हम तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.6198 के बराबर। ओके, तो यहाँ पर थीटा सी हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.6198। तो साइन इनवर्स 0.6198 किसके बराबर आता है, 38.3 डिग्री के बराबर। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 38.3 डिग्री। ओके, तो इस तरह से भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, white light is incident, white light is incident on the interface of glass, on the interface of glass, interface of glass
and air and air as shown in figure, as shown in figure. अब इसकी फिगर भी दे दी आपको. If green light is just, if green light is just totally internally reflected, totally internally reflected, then the emerging ray in air contains, then the emerging rays in air contents, in air contents. अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, येलो, ऑरेंज, रेड. सेकंड ऑप्शन है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू. थर्ड ऑप्शन है ऑल कलर्स. एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन. अब इसको ध्यान से देखना है आपको. ये जो सवाल है, इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हमें लिखना है अभी. ओके. और यहाँ पर जो फिगर दे दी है आपको, कुछ इस तरह से दे दी है. ये फिगर भी लिखना है आपको. ये दिया है फिगर आपको. ये व्हाइट लाइट है. इस तरह से ग्लास एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो गई है. ये एयर, नीचे ग्लास, ये व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, और ये जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है. ओके. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको. अब आप जानते हैं व्हाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स रहते हैं. ओके. कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये 7 कलर्स रहते हैं. ओके. उनके ऑर्डर अभी इसके आगे चलकर हमें एक इस पे मतलब वो जो कंसेप्ट है आज ही लेना है उसका, डिस्पर्शन फेनोमेना जो है, तो वो उसमें भी हम स्टडी करेंगे किस तरह से वो 7 कलर में सेपरेट हो जाती है. ओके. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड कलर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड कलर का कम होता है. किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर. ओके. रेड कलर का कम होता है ना, तो रेड कलर. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर. और फिर ये इस तरह से 7 इसमें रहते हैं, जैसे आर. चलो ठीक है, ये डिस्पर्शन फेनोमेना में हम डिटेल में जाएंगे, बस अब यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में. तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी. आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. बराबर है, ये कंडीशन है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के लिए. और आपको दिया है क्या? व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो ग्रीन लाइट यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके. और वो जो ऑर्डर भी रहती है वो वेबगर जो रहता है ना, मतलब ये, या फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. ओके. और उसके बाद जो कलर बाकी के हैं, ओके, जैसे कि ब्लू, इंडिगो,
और ये वॉयलेट, इस तरह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा जो है वो किसका रहता है, म्यू वी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो कम किसके रिफ्रैक्टिव, अब इस ऑर्डर में अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता जाता है। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो ऐसा रहेगा, तो रेड कलर का कम है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका। और साइन थीटा सी का जो फार्मूला है, सो दैट इज इक्वल टू 1 म्यू। ओके, साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1 म्यू, या फिर हम थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 म्यू ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सो आई इज ग्रेटर देन, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, क्या हो गया, आई इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 म्यू हो गया। ओके, अब यहाँ पर रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, कम है, और फिर ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसके आगे के कलर जो है जैसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये यहाँ पर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गए, और बाकी के जो कलर्स है यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गए। ओके, तो आपको पूछा क्या है, जस्ट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड, देन द इमर्जिंग रे इन एयर कंटेंट्स, तो एयर में जो रेज जा रहे हैं, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कौन से है, जो एयर में जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कौन से है, तो कौन से रहेंगे, रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये तीन हो गए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से कम है, तो इससे कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके चले जाएंगे, और बाकी के इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गए कलर्स। ओके, तो येलो, ऑरेंज और रेड ये यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो ये हो गई यहाँ से। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट, येलो, ऑरेंज एंड रेड, येलो, ऑरेंज एंड रेड ये कलर्स, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है, तो डिस्पर्शन में हम ज्यादा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, वेवलेंथ इसके क्या होती है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वेलोसिटी, इसके बारे में। ओके, चलो अगला सवाल देते हैं। नेक्स्ट, a ray of light, a ray of light traveling inside, traveling inside a rectangular, a rectangular glass block of, glass block of refractive index √2 is incident, is incident on the glass air surface, on the glass air surface at an angle of incidence, at an angle of incidence of 45 degree. The refractive index of air is 1. The refractive index of air is 1. Under this condition, the ray, under this condition, the ray, number 1, ऑप्शन दे दिए, will emerge into the air, will emerge into the air
without any deviation, without any deviation. Okay, second, will be reflected back into the glass, will be reflected back into the glass, into the glass. Third है, will be absorbed, will be absorbed. ध्यान से देखो ये सारे ऑप्शंस थ्योरेटिकल है. will emerge into the air with an angle of refraction, with an angle of refraction equal to 90 degree, equal to 90 degree. अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं थ्योरी बेस, तो हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ता है, मतलब उसका जो मीन है वो प्रॉपर मीन क्या कहना चाहता है. ओके, अब क्रिटिकल एंगल या फिर साइन सी का जो फार्मूला है वो क्या है? साइन सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सी मतलब क्रिटिकल एंगल या फिर थीटा सी, ऐसे भी ले सकते हो. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अब सी जो है साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √2. ओके, is incident on the glass air interface at an angle of incidence of 45 degree. ओके, तो C क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स. ओके, C की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं. C इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ जाएगा 1/√2. तो C साइन इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के बराबर. समझ में आ रहा है? और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना दे दिया है? 45 डिग्री. क्रिटिकल एंगल भी कितना है? 45 डिग्री. तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा. ओके, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दोनों इक्वल होते हैं, हमने देखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा. समझ में आ रहा है? तो ये साइन सी डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ये भी हम लिख सकते हैं. बाउंड्री कंडीशन, स्नेल्स लॉ जो हम जिसको बोलते हैं, तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है, तो ये बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाएगी. समझ में आ रहा है? तो ये 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से आ जाएगा. तो अब हमें यहाँ पर देखो साइन सी डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. तो ये साइन सी डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. म्यू कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. ओके, अब हमें निकालना क्या है, मतलब चेक करना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. अंडर दिस कंडीशन द रे विल एमर्जेंस इनटू द एयर विदाउट एनी डेविएशन. तो कोई भी डेविएशन हो, मतलब सीधा वो जाएगा, डेविएशन नहीं होगा. विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास, क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा या फिर एब्सॉर्ब होके वहीं पर बैठ जाएगा? वो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? चेक करना है. अब हर एक की वैल्यू हमें मालूम है, तो वैल्यूज हम वहां पर पुटअप कर सकते हैं. ओके, तो साइन 45 जो है वो किसके बराबर है? अभी ये सी की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री. तो ये साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन आर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखना है यहाँ पर. ओके, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अगर बताता है, विल एमर्जेंस इनटू द एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ये आता है? हमें चेक करना है. साइन 45 की वैल्यू कितनी है? अगेन 1/√2. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये इधर आ जाएगा √2 और ये इधर आ जाएगा साइन आर. साइन आर, तो ये कितना हो गया? साइन आर इज इक्वल टू 1. तो साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 आती है? तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा? विल एमर्ज इनटू द एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री. तो स्नेल्स लॉ लगाकर भी हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें थ्योरी बेस भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का पार्ट भी रहता है. एक्चुअली ये क्वेश्चन थ्योरी बेस है, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट है.
बाउंड्री कंडीशंस जो स्नेल्स लॉ की है वो भी हमें लगाना पड़ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट भी यहाँ पर हमें देखने पड़ रहे हैं। वो सब चीज़ें एक ही कंसेप्ट में, एक ही क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, अगला कंसेप्ट। ओके, पहले हम देखेंगे प्रिज्म का कंसेप्ट। पहले प्रिज्म क्या होता है, फिर डिस्पर्शन फेनोमेना। ओके, तो ये ग्लास प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है, तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ग्लास प्रिज्म क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें दो साइड जो है वो रिफ्रैक्टिंग और एक जो रहता है उसको बेस रहता है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ग्लास प्रिज्म का, उसको पूरे डिटेल में हमें नहीं जाना है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हमें इसके बारे में लेना है। ओके, इक्विलैटरल हम इसको ग्लास प्रिज्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ओके, ये 60 डिग्री अगर इक्विलैटरल है तो यहाँ पर ये कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। अब कोई कोई 45 डिग्री के भी रहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये 60 डिग्री का है। ये रिफ्रैक्टिंग, ये जो दो सरफेसेस है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। ओके, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये जो रहता है इसमें बेस रहता है, ये जो वाला पार्ट है उसको बेस बोलते हैं। तो ये बेसिकली ग्लास प्रिज्म जो है कुछ इस तरह से रहता है ग्लास प्रिज्म। अब इसमें अगर कोई लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर हम इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, अब लाइट रेज हम यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लाइट रेज अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो ये रहेगा यहाँ पर नॉर्मल। तो हम जानते हैं एयर, अब ये ग्लास ग्लास प्रिज्म है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। जैसे रेयरर टू डेंसर मीडियम में इंटर करते लाइट, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी इस तरह से, और फिर एक ही मीडियम में जाती है तो लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। अब जैसे डेंसर मीडियम टू एयर मीडियम में इंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इस तरह से लाइट रहेगी। ओके, तो हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, ये जो है यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका। ओके, और ये जो है उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रेज, इमर्जेंट रेज। ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब समझो ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इस तरह से सीधा चली जाती। ओके, इमर्जेंट रेज का पार्ट अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये मिनिमम डेविएशन जो रहता है, जब ये मिनिमम डेविएशन में आ जाता है, एंगल ऑफ एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, तो ये इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये जो यहाँ से रेज जा रहा है उसको इमर्जेंट रेज बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सो दैट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट के रे के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जस्ट ब्रीफ आइडिया हम ले रहे हैं इसके ऊपर, बाद में तो हम मतलब ऑलरेडी आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हो, लेकिन शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट,
एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये इसके बारे में आप याद रखना। तो एक प्रिज्म हो गया बेसिकली। अब जैसे अब यहाँ पर डिस्पर्शन जो कंसेप्ट है, प्रिज्म के कंसेप्ट में हमें डिस्पर्शन जो स्टडी करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्पर्शन स्टडी करना है। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ओके। तो व्हाइट लाइट अगर किसी ग्लास प्रिज्म में इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से ये आ जाते हैं रेज, हम देखेंगे। ये कोई एक ग्लास प्रिज्म है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो व्हाइट लाइट में एक्चुअली कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे सनरेज आ रहे हैं तो उसमें 7 कलर्स है, हमें दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते। ओके, अगर किसी ग्लास के थ्रू अगर उसको हम पास करते हैं तो हमें वो 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। क्योंकि एक ही मीडियम में हम जानते हैं कि लाइट अगर होमोजेनियस मीडियम, एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है, एक ही मीडियम में, तो वहां पर मतलब उसकी वेवलेंथ जो है सभी कलर्स की, तो एक्चुअली तो ये जो वेवलेंथ है अलग अलग कलर्स की रहती है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती क्योंकि स्पीड उस सबकी क्या होती है, सेम होती है। जैसे आप यहाँ पर इंटर करते हैं लाइट रेज, जैसे कि व्हाइट लाइट किसी यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट कर दिया हमने, ये व्हाइट लाइट है। तो डिस्पर्शन बेसिकली क्या है, सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस, और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे व्हाइट लाइट एक सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करती है, तो ये 7 कलर्स में इसका सेपरेशन हो जाता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर में सेपरेट हो जाती है। ओके, अब ये हर एक कलर की यहां पर, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी हर एक कलर की इससे अगर बाहर निकलता है तो वेलोसिटी उसकी हर एक कलर की अलग होगी। वेवलेंथ जो है उसका वो भी अलग हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर एक का अलग रहेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, ये फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, जैसे इसके बाहर आ जाते हैं तो ये 7 कलर। तो पहला कलर यहाँ पर कौन सा रहता है, रेड। ये दूसरा कौन सा है, ऑरेंज। तीसरा कौन सा है, येलो। चौथा कौन है, ग्रीन। ओके, बाद में कौन है, ब्लू, इंडिगो, और लास्ट में कौन है यहाँ पर, वॉयलेट। ओके, तो ये 7 कलर्स में ये सेपरेट हो जाती है। तो ये जो सेपरेशन है 7 कलर्स में, अगर यहाँ पर अगर स्क्रीन अगर रख दी जाए तो यहाँ पर हमें 7 कलर्स एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रम। ओके, तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 कलर्स इसमें रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखा जाए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, तो इसी बेस पे था, ऐसे क्वेश्चंस पे। बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बारे में भी इसके मतलब पूछा जा सकता है। ओके, अब ये जो है 7 कलर्स, उसकी जो वेवलेंथ है कौन सा, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है, वो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू कितना रहता है यहाँ पर, 7000 अप्रॉक्सीमेटली, 4000 टू 7000। ओके, तो इसके बीच में इसके वैल्यूज रहती है 4000 टू 7000 इसके बीच में। ओके, एंगस्ट्रॉम यूनिट उसकी वेवलेंथ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस तरह से रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है इस तरह से वो कम 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 होता जाएगा। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ का रिलेशन हमें मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमें मालूम है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ये भी मालूम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम है तो इसका मतलब क्या है, अब वेलोसिटी इसकी कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो वेवलेंथ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की। ओके, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट कलर की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, रेड कलर की। सबसे स्पीड कम किसकी है, वेलोसिटी, वायलेट कलर की। इसलिए तो ये, अब डेविएशन के फॉर्म में भी अगर देखा जाए
तो ये यहाँ पर अगर समझो ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधा चला जाता। तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, अब एक्सटेंशन करने के बाद उसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये जो है एक्सटेंड करने के बाद अब ये जो है यहाँ से ये कम, मतलब क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। ओके, ये कम बेंड हो रहा है और ये जो है वो आगे चलकर ज्यादा बेंड हो रहा है। तो डेविएशन इसका ज्यादा है, इसका डेविएशन क्या है, कम है। रेड का डेविएशन कम हो गया और वायलेट कलर का डेविएशन क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से डेविएशन के फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं। ये जो है ऑर्डर याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वेलोसिटी जो है रेड कलर की ज्यादा है इसलिए तो ये कम बेंड हो रही है। वेलोसिटी वायलेट कलर की सबसे कम है इसलिए वो ज्यादा बेंड हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम है, ओके, और वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का ज्यादा है, याद रखना। तो ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमें याद रखना है। तो वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा है लैम्बडा। तो ये पूरा जो है सिचुएशन याद रखना है आपको। तो ये होता है अपना डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डिस्पर्शन। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं हम देखेंगे, मतलब थियरी बेस्ड क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। ओके, चलो अब रेनबो का कंसेप्ट देखते हैं। मतलब एक बेस्ट एग्जांपल जो बोलते हैं डिस्पर्शन फेनोमेना का वो है रेनबो। तो रेनबो कैसे किस तरह से फॉर्म हो जाता है ये भी हम देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जहाँ पर ज़रूरत है थ्योरी लेने की वो भी लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी होता है उस टाइप के क्वेश्चंस लेने की, कंसेप्ट लेने की। नेक्स्ट, रेनबो। तो हमने डिस्पर्शन का बेस्ट एग्जांपल है, नेचुरल एग्जांपल रेनबो। ओके, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है ना बारिश आने के बाद, जो रेनबो हम देखते हैं। तो रेनबो हमेशा अपोजिट, मतलब सन जिस डायरेक्शन में है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो जो है वो दिखाई देता है। याद रखना ये भी बात, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे व्हाइट लाइट अगर किसी ग्लास प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, वहां पर उसका सेपरेशन हो जाता है 7 कलर्स में। तो उसी, अब वहां पर जो 7 कलर्स वहां पर सेपरेट हो रहे हैं, उसी पाथ में अगर हम कोई एक प्रिज्म उल्टा रखते हैं वहां पर, ओके, जैसे ये प्रिज्म है ऐसे, अब उल्टा अगर हम यहाँ पर कुछ प्रिज्म ऐसे रखेंगे, फिर ये 7 कलर्स फिर से क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। ओके, ये भी हमें कंसेप्ट है मालूम। अब रेनबो कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। जैसे कि बारिश आने के बाद अगर ज्यादा बारिश आ जाती है, तो बारिश आने के बाद क्या हो जाता है, मतलब जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कुछ मतलब हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हर एक वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये छोटे ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरफ एक्ट कर रहे हैं और वो कहाँ पर लटके हैं, हवा में लटके हैं पूरे। और ऐसे कितने हैं, मतलब बिलियंस नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो जो है हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर क्या कर रहा है, अभी प्रिज्म की तरफ एक्ट कर रहा है। ओके, प्रिज्म की तरह। अब देखते हैं यहाँ पर एक ड्रॉपलेट, उसमें से एक ड्रॉपलेट लेते हैं और यहाँ पर कोई एक सन की पोजीशन है। ओके, सन की पोजीशन कहीं तो दूर। अब यहाँ से जो सन रेज आ रहे हैं इस तरह से आ जाएगा सन रेज, ये जो है व्हाइट लाइट, यहाँ पर व्हाइट लाइट मतलब जो सन रेज है इस तरह से आ जाएंगे। तो ये बेसिकली शुरुआत में क्या है, व्हाइट लाइट। और ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम रहेगा इसके कंपैरिजन में, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। जैसे ही लाइट यहाँ पर इंटर करेगी, ये सनराइज आ रहे, जैसे लाइट यहाँ पर इंटर करेगी तो ये क्या करेगी, 7 कलर्स में सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन जैसे यहाँ पर इंटरफेस पे आती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाता है, इस तरह से सेपरेशन भी हो जाता है। ओके, ये ऊपर रेड कलर
और नीचे कौन सा है, वॉयलेट कलर। दोनों के बीच में बाकी सारे कलर्स है। अब दोनों के बीच में बाकी के सारे कलर्स है। ओके, ये रेड और ये वॉयलेट, बाकी दोनों के बीच में रहेंगे सारे कलर्स। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा, इंसिडेंट करेगा, मतलब दूसरे यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करने के बाद, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रेज वहां से क्या हो जाते हैं, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये डिस्पर्शन हो गया यहाँ पर, रिफ्रैक्शन। ओके, ये फिर 7 कलर में सेपरेशन हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो लाइट रेज है तो इस तरह से आ जाएगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट। ओके, कुछ हम ऐसे लिखेंगे उसको। ओके, ये रेड कलर है। ओके, ये रेड और ये वायलेट, यहाँ से क्या हो रहा है, TIR, मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर यहाँ आने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ये इस तरह से फिर ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आ जाएगी रेज, इस तरह से आ जाएगी। अगर कोई यहाँ पर उसको देख रहा है, ऑब्जर्वर, हम यहाँ पर नाम देंगे उसको ऑब्जर्वर। ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को ये इस तरह से दिखाई देगा, वायलेट ऊपर और रेड नीचे, तो ये कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। तो उसको क्या करे, वो जो अगर इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रहे हैं। तो रेनबो जब फॉर्म होता है तो 7 कलर में जो सेपरेशन है तो कुछ इस तरह से रहेगा, सन की डायरेक्शन यहाँ रहेगी तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो कोई ऑब्जर्वर इसको क्या लगेगा कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई रेनबो फॉर्म हो रहा है। तो ये तो एक ड्रॉपलेट की कहानी है, तो ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है। यहाँ पर प्राइमरी रेनबो, सेकंड रेनबो, ये भी फॉर्म हो जाते हैं। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, हर एक ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर यह सेपरेशन हो रहा है 7 कलर में। तो अगर रेनबो फॉर्म होना है तो कौन से वहां पर कंसेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं, एक तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और डिस्पर्शन भी हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ये चीज, 3 चीजें यहाँ पर हो रही है। अगर ये 3 चीज फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेनबो फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से रेनबो भी फॉर्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं हम बाद में देख लेंगे। समझ में आ रहा है, तो किस तरह से ये प्रिज्म, सॉरी, रेनबो जो है वो रेनबो फॉर्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ओके, तो आज हमने डिस्पर्शन फेनोमेना, रेनबो के कुछ कंसेप्ट्स देखे। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये सब कंसेप्ट थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल और एक मिराज कंसेप्ट बोलते हैं उसको। ओके, वो मिराज कैसे फॉर्म हो जाता है। बाद में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कंसेप्ट क्या होता है, मतलब ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, मिराज का कंसेप्ट क्या होता है, सनसेट और सनराइज, मतलब जैसे सन डूबने से पहले, डूबने के बाद 2 मिनट हमें दिखाई देता है, और उगने से पहले, सनराइज होने से पहले वो 2 मिनट हमें दिखाई देता है। तो ये जो है वो क्यों होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की जो बात है, तो इससे ये हो जाता है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे, आज का कंसेप्ट और कल का कंसेप्ट, तो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।